हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी की यूनिट 4 का पार्ट 1 आपका हो चुका है। पार्ट 2 ये आपका कंटिन्यू है। टॉपिक है आपका कास्ट ट्राइब सेटलमेंट। कास्ट ट्राइब सेटलमेंट जो इसका पार्ट 1 है उसमें कास्ट को लेकर के जिक्र किया गया है। जितना वर्क कास्ट को लेकर के अब तक हुआ है उनमें से कुछ विचारकों का डिस्कशन इस यूनिट के माध्यम से किया गया था। इससे जो पहली वीडियो है, अब इसका पार्ट 2 है बेटा, जिसमें हम ट्राइब का लेकर के जिक्र करेंगे। ट्राइब क्या है, ट्राइबल सिस्टम क्या है, कास्ट और जात जो ट्राइब है दोनों में किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और क्या अंतर है दोनों में, ये सब चीजों का जिक्र यहाँ करेंगे, अध्ययन करेंगे। जनजातीय व्यवस्था, ट्राइबल सिस्टम, सामाजिक समुदाय में राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। अब यह राज्य के बाहर मुख्य धारा से है, जनजाति कहलाती है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। इसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। अब जाति की हमने बात की, जाति का पूरा डिस्कशन हमने देख लिया है। जाति व्यक्तियों का, परिवारों का वह संकलन है जिसकी एक क्या है, संस्कृति है और जिसका एक नाम है। बट जाति और जनजाति में एक अंतर है बेटा। ट्राइब में हमारा ये निश्चित भूभाग में देखने को मिलती है, निश्चित भूभाग में पाई जाती है, जबकि जाति का कोई ऐसा रेलिवेंस नहीं है। जाति किसी निश्चित भूभाग से रिलेटेड नहीं है। वो तमाम विशेषताएं जो जाति में मिलती हैं उनके साथ साथ ट्राइब हमारी किसी पर्टिकुलर स्थान पे मिलती है। जनजाति वो परिवारों का संकलन है जिसका एक नाम होता है, लाइफ स्टाइल होती है, एक अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, राजनीतिक इकाई होती है, जिसका अभाव जाति में देखने को मिलता है। तो ट्राइब को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और ट्राइब को ही हम ओरिजिनल इंडियंस के नाम से मानते हैं। अब आप देखोगे कि जनजातियों को ही भारत का वास्तविक सिटीजन के रूप में देख सकते हैं। परिभाषाएं दी गई हैं यहाँ पे, इंपोर्टेंट है ये, गिलिन एंड गिलिन की इंपोर्टेंट है। स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र, लोकेलिटी है, रहता है, सामान्य भाषा बोलता है और सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, जनजाति कहा जाता है। ऐसे ही जाति को डिफाइन किया था, बट इसमें आपका जो ये स्थानीय एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, लोकेलिटी जो जोड़ी गई है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। और यहीं से ही आपके क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि मेघालय की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति मिलती है, देहरादून में खस जनजाति मिलती है आपकी। तो ट्राइब्स को जब हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, वे कहाँ पर मिलती हैं। तो कहाँ का मतलब ये है कि उनका एक निश्चित भूभाग देखने को मिलता है जिसका अभाव जाति व्यवस्था को, जाति व्यवस्था एक इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का एक हम देख सकते हैं, स्ट्रेटाफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके तरीके से हम देखते हैं। बट ट्राइब का जो हम अध्ययन करते हैं, ट्राइब एक परिवारों का संकलन है जो पर्टिकुलर एक पैलेस पे मिलता है, जिसका निश्चित कल्चर होता है, एक जीवन शैली होती है। तो ट्राइब और कास्ट में इस तरीके से हम अंतर कर सकते हैं। मजूमदार लिखते हैं, जनजाति एक परिवार या परिवारों का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। जनजाति का एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में, ये इंपोर्टेंट फीचर है ट्राइब की, रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हम जब इम्पोर्टेंट विचारक जीएस घुरिये का जिक्र करते हैं तो वेरियर एल्विन का भी जिक्र करेंगे, जिन्होंने जनजातियों को एक राष्ट्रीय उपवन की संकल्पना भी दी है और उन्होंने कहा कि जनजातियां की जो संस्कृति है इसे बचाए रखने के लिए हमें इन्हें सेपरेट रखना होगा और इन्हें पृथक रखना होगा ताकि इनकी जो कल्चर है वो राष्ट्र धरोहर के रूप में हमारे साथ रह जाए। ठीक है, जनजाति की विशेषताएं, सामान्य भूभाग, ये इंपोर्टेंट फीचर है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जनजाति की, इसे आपको राउंड अप कर लेना बेटा। सामान्य भाषा, ये इंपोर्टेंट है। विस्तृत आकार, जनजाति कई परिवारों का संकलन होता है, इसमें कई वंश, समूह, गोत्र, यही कारण है कि इसके सदस्य संख्या आज क्षेत्रीय समुदायों में अधिक है। तो ये आपकी जनजाति की विशेषताएं हैं। अंतःविवाही, एक जनजाति के सदस्य अपनी जनजाति में ही विवाह करते हैं, ये अंतःविवाही भी है। ठीक है बेटा, इसका नाम
एक प्रत्येक जनजाति का कोई नाम आवश्यक होता है, सामान्य संस्कृति होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, एक जनजाति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम है, जो जाति में नहीं है बेटा। जाति से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? भूभाग को लेकर के, भूभाग की अभाव जाति में देखने को मिलता है, जबकि इसमें है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइब में लगभग देखने को मिलता है, जाति में अपना नहीं होता है। तो ये कुछ फीचर हैं। आत्मनिर्भरता की हम बात करेंगे तो जाति आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि ट्राइबल कुछ हद तक आपके आत्मनिर्भर देखने को मिलते हैं। शिकार, फल फूल एकत्रित करने वाले, पशुचरण, इनका पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन हम ट्राइब का कर सकते हैं कि जनजातियों के व्यवसायों के आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है। शिकार करने वाली जनजाति, पशुचरण करने वाली, उद्योग धंधों में लगी हुई जनजातियां, व्यवसाय के आधार पर। राजनीतिक संगठन होता है जनजाति का अपना, ठीक है बेटा। और इसमें राजनीतिक संगठन जो है, एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है, इसमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया होता है। कैसे होगा? वंशानुगत, जो परंपराओं का पालन करने, नियंत्रण बनाए रखने, नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था करता है। ये आपका क्या है? जनजातीय सरदार जिसे हम बोलते हैं, कबीले जो बोलते हैं उसमें सरदार होते हैं, और सरदार उस व्यवस्था को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है जनजातियों के भारत के मूल निवासी माना गया है। वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या 8 करोड़ है बेटा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देश में लगभग 532 जनजातियां पाई जाती हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पीजीटी में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजातियों की मिलती है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका उड़ीसा, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि का स्थान आता है। समाजशास्त्री में सुरजीत सिन्हा ने जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता पर बल दिया है, ठीक है। बीएस गुहा ने भारत की सभी जनजातियों को भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से 3 आधार हैं बेटा? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसमें जनजातियों का जो डिस्कशन है वो ये है बेटा। मध्य क्षेत्र में कौन सी जनजातियां मिलती हैं? संथाल, मुंडा, ओराव, हो, खरिया, इनसे आपके क्वेश्चन पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं और ये पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा नदी के तट पर मैसूर, तुआनकोर, कोची, हैदराबाद, इसमें ये क्षेत्र में कोटा, टोडा, पानियान, चेचू, करुम्बा, उराली आदि प्रमुख जनजातियां हैं। ये आपके 3 कैटेगराइजेशन किए गए हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। आप इसे अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेंगे कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्रों में देखने को मिलती है, पाई जाती है। आप देखोगे पिछली जब कास्ट का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको टोडा जनजाति की बात की थी। बैस कल्चर देखने को मिलती है, भ्रातक बहुपति विवाह है, इसका हमने जिक्र जो है मैरिज वाले कॉन्सेप्ट में भी किया है। भ्रातक बहुपति विवाह प्रथा देखने को मिलती है, परसुत पिग्मी पाया जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक आपका कुबेड प्रथा भी देखने को मिलती है। तो जनजातियों में क्या प्रथाएं हैं, इनको लेकर के समाजशास्त्र में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस प्रकार के विवाह व्यवस्था है, मातृ सत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है। खासी जनजाति आपकी इंपोर्टेंट है, खासी जनजाति को लेकर के काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जनजातियों के वर्गीकरण सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को 2 भागों में बांटा गया है, जो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आई हुई हैं, ठीक है, और जो जनजाति अपनी मौलिकता को बनाए हुए हैं। तो जो आधुनिक इसमें आ गई है, ये इसमें नागा, गोड, संथाल आती हैं, और जो अपनी संस्कृति को बनाए रखी हैं वो टोडा, कोटा, बिरहोर, चेचू, इरूला आदि हैं। अब आप देखोगे हर एक ट्राइब का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मैरिज पैटर्न है, जिनको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत एनलार्ज है, किसी ऑनलाइन क्लास में आपका जितना पॉसिबल है वो मैटर मैं आपको यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी का अगर इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट और आपको नेट जेआरएफ की परीक्षा में अपना रिजल्ट सिक्योर करना है तो ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा जो पेड बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी चीज़ें स्लो स्पीड में आपको अच्छे तरीके से सिलेबस कवर कराया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में लगभग 20 या 25% आपका पॉसिबल होता है कि जो हम मैटर हैं हमारे पास उसको स्टूडेंट तक पहुंचा पाएं। चलते हैं बेटा इसे आगे। जनजातियों के दृष्टिकोण से वर्गीकरण आर्थिक
वर्गीकरण यहाँ पे दिया है, आप देखोगे 4 पॉइंट में यहाँ बांटा है। शिकार करने वाली, पशुपालक जनजाति, कृषि करने वाली जनजाति और उद्योग में लगी जनजाति। ये 4 हम इकोनॉमिक आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं जनजातियों का, ठीक है। प्रजातीय वर्गीकरण में निग्रेटो, मंगलोइड और आदि अग्ने, इस तरीके की जनजातियों को हमने प्रजाति के आधार पर डिवाइड किया है। जाति और जनजाति, क्या अंतर है जाति और जनजाति में, इसका हम जिक्र करते हैं। तो ट्राइब, कास्ट भी आपने पढ़ लिया है बेटा, और ट्राइब को भी आपने पढ़ा है। अभी मैंने आपको बताया ट्राइब्स किस तरीके से कास्ट से अलग हो सकती है। एक तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना जाति का, जनजाति का होता है, निश्चित भूभाग में निवास करती है और आर्थिक निर्भरता होती है। ये जनजाति की विशेषताएं जाति से अलग करती है, ठीक है। यही मेन फीचर आपकी मिल सकती है इसमें। एक जाति का निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है किंतु जनजाति का नहीं होता है, न ही उन पर पेशे संबंधी कोई नियंत्रण होते हैं। जनजातियां अपनी उत्पत्ति के लिए काल्पनिक पूर्वज को मानती हैं, जबकि जातियां नहीं मानती हैं। प्रत्येक जनजाति एक राजनीतिक संगठन होता है, जो मैंने अभी जिक्र किया है, जबकि जाति में जाति पंचायतें होते हुए भी जनजाति की भांति उनका राजनीतिक संगठन नहीं होता है। जाति अंत्य विवाह को कठोर नियम पाए जाते हैं, जबकि जनजाति में ये नियम लचीले होते हैं। कई जातियां मिलकर के संपूर्ण समाज का निर्माण करती हैं, जबकि एक जनजाति अपने आप में आपस में पूर्ण इकाई और व्यवस्था बनाए रखती है। ये इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है आपका कास्ट ट्राइब को लेकर के। कास्ट ट्राइब सेटलमेंट जो आपका मेन टॉपिक है, ये इस तरीके से आपकी 12 टॉपिक हैं आपके यूनिट 4 को लेकर के, जिसमें आपका रूरल और अर्बन की स्ट्रक्चर को लेकर के विभिन्न टॉपिकों पर आपका डिस्कशन किया गया है। यूनिट 4 का पहला टॉपिक कास्ट ट्राइब सेटलमेंट का है, जिसकी 2 क्लास मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। ऑफलाइन बैच में तो काफी दिन हमारे लग जाते हैं, बट यहाँ पे आपकी एक ही क्लास के लिए ये 45-50 मिनट का टाइम काफी होता है। जाति जनजाति व्यवस्था की बात की गई है। मानव निवास के स्थानों को विद्वान ने अनेक उनकी जनसंख्या, मकानों की बनावट, प्रशासन तथा वैधानिक सरकारी आधार पर कई भागों में विभक्त किया है। पूर्वागांव, कस्बा, नगर, महानगर, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस आदि क्षेत्र। जब आपकी ये यूनिट स्टार्ट होती है तो मैं यहाँ उद्योग विकास की बात करता हूं। अब आप देखोगे जो ये हमने बात की है, पूर्वा गांव, कस्बा, नगर, महानगर, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। इसी यूनिट का, ओवरऑल यूनिट का सेकंड पार्ट आपका अर्बन स्ट्रक्चर आएगा। तो ह्यूमन बीइंग ने अपना उद्योग विकास इस तरीके से किया है। जब हम बात करते हैं गांव की, तो गांव में हम जाति व्यवस्था की बात देखते हैं। जाति व्यवस्था वहां मेन तौर पे डोमिनेंट मिलती है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो जाति व्यवस्था का प्रभाव कम होता चला जाएगा, ठीक है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो ट्राइब की बात करेंगे, और अगर आप देखोगे जब हम इनकी बात करते हैं तो इस यूनिट 4 में लास्ट में आपको अर्बन सेटलमेंट पढ़ाया जाएगा। जो अर्बन को लेकर के समस्याएं हैं उनका जिक्र किया जाएगा, और वहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीजों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो कास्ट ट्राइब सेटलमेंट इस तरीके से हम बता रहे हैं बेटा। और इस यूनिट के माध्यम से आप भारतीय जनजातियों का इमर्ज किस तरीके से हुई हैं, जाति कॉन्सेप्ट को डिस्क्रिप्शन किया गया है, और दोनों में क्या अंतर है, इन चीजों के बारे में फोकस किया गया है। बस्तियों की परिभाषा यहाँ पे दी है। अब आप देखोगे बस्ती क्या है। रिच्टोफन के अनुसार गांव परिवारों का समूह जो वंश परंपरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके रीति रिवाज एक समान होते हैं, वे एक जैसी फसलों को कृषि के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। अब ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक इंपोर्टेंट है आपका गेट्टो। पिछले एग्जाम में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ इंपोर्टेंट है, थोड़ा उसका डिस्कशन हम नहीं कर पाए हैं। इसको आप पॉइंट को नोट आउट कर लेना। जब एक जाति आधारित समूह एक भूभाग में निवास करता है, उसको हम क्या कहते हैं, घेटो कहते हैं। इसे पूरे तरीके से आपको समझ लेना है। नेट जेआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, इसकी विशेषताएं आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक के साथ साथ आपके यूनिट 4 का
जो पार्ट 1 है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके 2 हैं, एक पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में मैंने कास्ट ट्राइब सेटलमेंट को कंप्लीट किया है। जो बच्चे इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, स्टडी मटेरियल या सोशियोलॉजी के टारगेट बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारा नया बैच एक लॉन्च होने वाला है, जिसमें सोशियोलॉजी की हमारी 20 सीटें हैं, फिक्स सीटें होती हैं। 20 से 21 बच्चों को हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, 20 ही सीटें मात्र होंगी, जिनमें कुछ सीटों पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो बच्चे समाजशास्त्र से नेट जेआर की परीक्षा की तैयारी करने चाह रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं यूनिट 4 का पार्ट 2 लेकर के। ठीक है, 2 वाला टॉपिक आपको डिस्कशन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।